है कि जो ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स ये अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, डिटेक्शन, ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में कितने टाइप के ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स होते हैं। गामा रे से लेके लॉन्ग रेडियो वेव तक सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इनकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब बेटा ये जो पोर्शन है 3 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? आपको बहुत सारी इसमें ईएम वेव स्पेक्ट्रम लिख के दे दिया और आपसे पूछा इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। वो असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का हो सकता है या फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर वेव की बात की और उस वेव में कैसे वो क्या रेंज होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, कहाँ एप्लीकेशन होगी, क्या डिटेक्शन होगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक पूरा पैराग्राफ हो गया। एक एक नंबर में क्वेश्चन आ गया। जैसे फेक करेंसी में कौन से ईएम वेव स्पेक्ट्रम यूज होते हैं, सैटेलाइट में कौन से ईएम वेव स्पेक्ट्रम यूज होते हैं, जो आप रिमोट यूज करते हैं घर में और रिमोट के अंदर कौन से ईएम वेव स्पेक्ट्रम यूज होते हैं। तो इन सब के लिए जब तक बेटा सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। इनमें मैं बेटा लिखता हूं देयर आर फॉलोइंग ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स in ascending order of wavelength and descending order of frequency। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है। जिस ऑर्डर में मैं लिखता हूं उसी ऑर्डर में इन्हें याद रखेंगे। सबसे पहला आता है गामा रेस, दूसरे नंबर पर आते हैं एक्स रेस, तीसरा होता है यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये तीनों, दो इनमें से पहला तो गामा है, तीसरा जो है बेटा जो विजिबल स्पेक्ट्रम और लगा दूं तो ये हो जाती है कॉस्मिक रेस। फिर है बेटा विजिबल, फिफ्थ बेटा इंफ्रारेड, और ये तीनों ही क्या है कॉस्मिक रेज होती हैं। यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। उसके बाद 6 नंबर पर आता है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड के बाद जो कम फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी बेटा माइक्रोवेव। फिर आती है शॉर्ट रेडियो वेव, फिर बेटा एफएम एंड टेलीविजन, उसके बाद बेटा एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो पुराने जमाने में जो बेटा रेडियो चलती थी वो होते थे एएम,
और उसके बाद होता है लॉन्ग रेडियो वेव। ये 10 ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स हैं। ये बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका, फ्रीक्वेंसी। ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग ऑर्डर है बेटा किसका, वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, फ्रीक्वेंसी का, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का। इनमें से 5-6 इकट्ठा करके दे दिए और आपको 3 नंबर में पूछेगा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बेटा दे सकता है। तो 10 ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स हैं और इन ईएम वेव स्पेक्ट्रम्स को हम बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, क्योंकि तभी आप एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्हें मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कि इनमें से हर एक वेव को कैसे, इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इन्हें कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है, क्या इनके यूजफुल इम्पैक्ट है, कैसे इन्हें डिटेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें बेटा 1 बाय 1 याद करेंगे। और 2-3 बार पढ़ोगे, एक बार पीडीएफ लिखा, एक बार अभी क्लास देख रहे हो, बस बेटा फिर याद हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले लेके चलते हैं बेटा गामा। सबसे पहले आया गामा रेज। These are highest frequency EM wave spectrums. Highest frequency EM wave spectrums. And the range of wavelength less than 10 raised to the power minus 3 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ की रेंज 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर से कम होती है। दैट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालो बेटा, सी बाई लैम्डा। सी हो गया 3 × 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा बेटा 10 की पावर माइनस 9 और 3 12। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ जो म्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 × 10 की पावर 20 हर्ट्ज। इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, गामा रेंज की। ये बेटा हाईएस्ट वेव, ये इसकी रेंज। अब दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फिजन और फ्यूजन, और by radioactive elements जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो सब क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं।
तो उन्हीं में से ये गामा रेज की बात हो रही थी बेटा। और क्यों बेटा? रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज ड्यू टू radioactive decay of the nucleus। न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव डीके होता है बेटा। गामा रेस causes of cancer। ये बेटा कैंसर का कॉज होता है बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी डेड द लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उन्हें सबको क्या कर देता है बेटा? डेड कर देता है। These are used in the treatment of cancer because gamma rays destroy the dead tissues। जो डेड टिश्यूज होते हैं बेटा उन्हें क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो गामा रे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उनसे बेटा प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। आर्टिफिशियली यदि मुझे चाहिए तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराओ, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁻20 से ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जब भी ये जहां पड़ेंगे वहां के लिविंग टिश्यूज को डेड कर जाते हैं, वो डेड टिश्यू सड़ते रहते हैं, उससे कैंसर जनरेट हो जाता है। जब हम थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह जो थेरेपी चलती हैं उनमें हम एक्सरे और गामा रे का कंपोजिशन डाल के उन डेड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहां से जहां पर कैंसर जनरेट होता है। अब फाइनली आता है बेटा, दीज आर डिटेक्टेड बाई जीजर ट्यूब और फोटोग्राफिक फिल्म। देखो, आपने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है या नहीं किया हुआ है वो तो बेटा बाद की बातें हैं, पर जो ये वाला कैंसर हॉस्पिटल है, क्या नाम है इसका, जीटीवी के बराबर में जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें आपकी तरह एक बच्चा पढ़ता था, त्यागी है उसका नाम, अनुज त्यागी। वो बेटा आज भी कैंसर हॉस्पिटल में यही ट्रीटमेंट देता है। रेडियोलॉजिस्ट, मतलब जितनी भी थेरेपीज होती है कैंसर की वो उसके अंडर में है। एक दिन वो घर पे आया था, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से कह रहा, गुरु जी घुमा कर लाते हैं, आप तो हमें पढ़ाते थे, मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई मैंने एक दिन पूरी छुट्टी करके मैंने उस हॉस्पिटल में काटी, और उस टाइम जब मैंने वहां देखा पेशेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, मुझे पेशेंट के पास तो नहीं आने दिया, एक ग्लास का बड़ा चैम्बर सा था, उसके बाहर मुझे खड़ा रखा, और वो प्रॉपर सूट में था, जैसे पीपी किट पहन के रखते हैं कोरोना की वजह से, उससे भी बढ़िया उसकी ड्रेस थी। और जो ट्रीटमेंट जब वो दे रहा था जिस पेशेंट को, उसकी चीखने की साउंड इतनी ज्यादा थी कि इतना ज्यादा उसे पेनफुल था कि मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे से बाहर खड़े हुए। तो वो रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, क्या थे, मैंने खुद देखा है।
तुम में से यदि किसी बच्चे का मन करे और जब आप फ्री हो तो मेरे साथ चलना। अब तो वहाँ 2 चेले हैं अपने, कभी भी जाने का मन हो, वहाँ का हेड जो है वो वही है अनुज त्यागी, और उसके साथ जाके बैठ के देखो आप, तब आपको पता लगेगा कि वहाँ पर एक्सरे और गामा रेज का कंपोजिशन किस तरह से होता है। तो बेटा जी ये कैंसर भी करता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है, क्योंकि यदि ये टिश्यूज को डेड कर पा रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी पर यदि कुछ टाइम के लिए और हाई इंटेंसिटी के साथ यदि मैं गामा रेज को यूज करता हूं तो वो उन्हें वहां से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये तो था बेटा क्या मेरे पास गामा। तो गामा में रेंज होगी लेस देन 10 की पावर कितनी -3, फ्रीक्वेंसी होगी मोर देन 3 इंटू 10 के पावर 22। कैसे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन से, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है। फिर हार्मफुल क्या है कि ये कैंसर के कॉजेज हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है और जीजर ट्यूब से इसे डायग्नोज करते हैं। यदि आपको ये देखना है कि मुझे भैया वो क्या कहते हैं ये गामा रे है या नहीं है, उसके लिए जीजर ट्यूब होती है, वो डायग्नोज करके देती है कि ये गामा है या नहीं है। अब बात आती है सर जी। हाँ सर ये कैंसर का कॉज कैसे है? कैंसर इन्हीं की वजह से होता है, रीजन तो लिखा है, जब ये जहां पड़ेंगे वहां के टिश्यूज को डेड कर देते हैं। ओके सर, ओके। इतनी देर में क्या बता रहा था बेटा? उसके बाद आता है बेटा एक्सरे। तो जो बच्चा इंटरेस्ट लेके इन्हें देखेगा तभी याद रहेंगी। अब ये कहानी भी मैंने इसलिए सुनाई कि बच्चे को एक बार याद रहे कि हाँ भाई ये किस तरह से यूज होती हैं। उसके बाद आता है बेटा एक्सरे। तो ये बेटा इसी तरह से याद रखेंगे, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और पूरा डिस्क्रिप्शन आ सकता है, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा इसी तरह की थ्योरी चलेगी इसमें। अब बात आती है बेटा एक्सरे। दूसरा नंबर आता है मेरा एक्सरे। These are second highest frequency waves, EM wave spectrums. इनका सेकंड नंबर पर आता है बेटा द रेंज ऑफ वेवलेंथ वन नैनोमीटर टू 10⁻³ nanometer, and the range of frequency, एक चीज याद रखो, फ्रीक्वेंसी तो निकाल लेंगे c/λ 9 8 17 3 इंटू 10 की पावर 17 3 इंटू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। ये बेटा इसकी क्या होगी? रेंज। अब ये प्रोड्यूस कैसे होंगी बेटा? प्रोड्यूस होती है ये ऑन बम्बार्डिंग ऑफ ए एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टू द मेटल। These are produced on bombarding the energetic electrons the high energy electrons to the point metal. एक्सरेस बहुत एनर्जी
एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एक पॉइंट मेटल पे जाके टकराते हैं। उससे क्या होगा, एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, एक्सरेस कॉजेज ऑफ कैंसर, इनसे भी बेटा कैंसर होता है, एंड दीज आर यूज्ड as a medical tool, that is to diagnose the fractured bone, or other purpose. And used in treatment of cancer. ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी बेटा क्या होते हैं, यूज होते हैं। आप देखो, आपको कहीं पेट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो टीचर क्या, वो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे के लिए बोल देगा। आपको कोई हड्डी टूट गई है, आपको कोई पेन है, वहां एक्सरे कराते हैं। तो मेडिकल टूल की तरह यूज होता है। और साथ साथ मैंने अभी कहा था कि एक्सरे और गामा रे का जो कंपोजिशन होता है, ये थेरेपी भी यूज करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी है कि गामा के अप्रोक्सीमेट होती है, इसलिए इसे भी हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। एक्सरे जब भी कहीं कराने जाते हैं, यदि मैं एक पर्टिकुलर, जैसे अमित है, अमित को मैंने खड़ा किया और मैं एक ही जगह पर 4 बार एक्सरे ले लूं तो 100% इसे कैंसर हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि यदि कोई ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो इनिशियल स्टेज पर किसी का कैंसर डायग्नोज कर दे, तो इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें कैंसर है। नहीं तो आप देख लेना, अब से 10 से 15 साल बाद हर बंदा कैंसर से मरेगा। उसका रीजन बहुत सारे हैं। मैंने कहा था कि एवरेज स्पेक्ट्रम है, उनमें कुछ जगह जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं, अपनी किसी बीमारी के लिए जाते हैं, तो वहां से हम बहुत सारी चीजें वापस लेके आते हैं। सपोज आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि ठीक है भैया एक्सरे निकालेंगे, तो एक्सरे यदि वो 300 रुपए का एक्सरे निकालता है तो वो बहुत महंगा है। यदि कोई 3000 रुपए का निकालता है तो वो बहुत सस्ता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है? बिल्कुल हुई बेटा। जो 300 रुपए वाला, जैसे जीटीवी के सामने चले जाओ, कुछ नहीं करेंगे, आओ चेस्ट का एक्सरे होना, शर्ट निकालो, खड़ा कर देगा 2-3 बार में। अनट्रेंड बंदे होते हैं, एक बार में आया नहीं, आज भाई साहब 2 मिनट और खड़े हो जाओ। एक ही जगह जब 2-3 बार एक्सरे जाएंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी देखो 10 की पावर 17 से 10 की पावर 20 तक। इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में आपकी बॉडी के अंदर 10 की पावर 17 से 10 की पावर 20 पार्टिकल एंटर करके एक ही टिश्यू के पास, और वो उस टिश्यू पर जब पड़ेंगे तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और आप वहां से 2-4 टिश्यू को डेड करा के यदि घर आ गए ना, तो 10-5 साल बाद आप देखना वो क्या क्या वाला क्या शेप बन जाएगी। अब आप कहेंगे 3000 रुपए, 3000 रुपए। आप जाओ, जैसे बहुत अच्छे सेंटर्स जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जब आपका एक्सरे निकालेंगे खुद एक पर्टिकुलर सूट में होंगे, पेशेंट को पर्टिकुलर सूट में रखेंगे, जिस पोर्शन का एक्सरे निकालना है वहां पर रिफ्लेक्टेड ग्लास ट्यूब रखेंगे। एक्सरे आपको पूरी तरह से सेफ्टीज के साथ केवल उसी जगह का एक्सरे निकलेगा, वो भी एक मिनिमम इंटेंसिटी का। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बटन होता है यूं घुमाकर यूं वापस करना है, ना इन्हें मीटर चेक करने की जरूरत होती है कि मशीन की कितनी इंटेंसिटी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है उस बात से। आप जाकर उसके साथ खड़े हो जाओ, वो क्या कर लो, आज तुम भी देख लो।
अदरवाइज जिस रूम में एक्सरे होता है कोई एंट्री भी नहीं करने देता, क्योंकि एक्सरे किसी का तो हुआ होगा, कराया होगा किसी ने, वहां कोई ऐसे थोड़ा ना कोई तलवार से आके बॉडी के अंदर घुस जाएगी, पता भी नहीं लगता। उस पता ना लगने पर भी हम पता नहीं कितने टिश्यूज को डेड करा के आते हैं। डेंटिस्ट ऐसी इस तरह झोला छाप से डेंटिस्ट है, एक्सरे मशीन लेके बैठे हुए दांत के अंदर यूं घुसाएंगे, क्लिप और लगा देंगे, इतनी सेंसिटिव जगह है। फिर कहते हैं कि जी सबको, इसने तो कभी टबाको यूज नहीं किया, ऐसे कैंसर हो गया है, तो जब एक्सरे ऐसी जगह से कराओगे तो होगा ही। तो बेटा जी ऐसा नहीं है कि एक्सरे जो है चीजें, रेडिएशन है, वो आपके मानने या नाम मानने से नहीं होता। आप फ्रीक्वेंसी रेंज देखो ना, 10 की पावर 17 का मतलब समझते हो, 1 के आगे 17 जीरो, काउंट भी नहीं कर सकते, इतने पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर एंटर करते हैं एक ही टिश्यू के बाद। एक इतना छोटा क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, और उतने सारे पार्टिकल जब एंटर करेंगे तो छोड़ेंगे क्या? टिश्यूज ही नहीं दिखते हैं हमें तो ये तो बेटा एक बात हुई रेंज की, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, कैसे जनरेट होते हैं, क्या इनकी बेटा एप्लीकेशंस हैं। अब बात आती है इनका डिटेक्शन। और भी यूज होते हैं बेटा एक्सरे are also used to find the lattice structure in solid state। केमिस्ट्री में अपने चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड, जब दो लैटिस स्ट्रक्चर बनती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस निकालते हैं, जो ब्राइग्स इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, उसमें भी एक्सरे यूज होती है। तो बेटा एक तो ये, अब बात आती है डिटेक्शन। दीज आर डिटेक्टेड बाय जीटर ट्यूब और फोटोग्राफिक फिल्म। सर एमआरआई में क्या होता है? बेटा एमआरआई अलग सिचुएशन होती है, एमआरआई में रेडियो वेव यूज होती है बेटा। यदि एक्सरे यूज कर दी ना बेटा, जैसे एमआरआई बॉडी का हुआ, हेड का हुआ, सिटी स्कैन, तो मार देगा हम। एक्सरे कराते हैं तो बेटा ये इंटेंसिटी कम करनी पड़ती है उनकी। सर एमआरआई में तो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा? सब ईएमएफ रेडिएशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कह सकते हो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। आप ईसीजी कराने जाओ, चलो किसी का ईसीजी, मैंने भी अपना 2 बार कराया था। पहले मैं चेन पहनता था मोटी सी, अंगूठियां, वो सारी मेटल निकालवा के बाहर रखवा देता है, क्योंकि मेटल जो होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही क्या करेगा बेटा, वो चेंज कर देगा, वाइब्रेशंस आ जाएंगे। ऐसी सिटी स्कैन है, पेंट भी नहीं पहनने देते, पेंट में जो हुक लगे रहते हैं वो भी मेटल के होते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है सब ज्यादा। अब मैंने कहा ये दीज आर द रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस। इंटेंसिटी तो इसलिए, जैसे अभी एक एग्जांपल नहीं कराया था मैंने, रेडिएशन आ रहा था, आधी इंटेंसिटी आधी मैग्नेटिक फील्ड। कहीं मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बढ़ जाता है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बढ़ जाता है, कॉम्बिनेशन तो दोनों का ही रहेगा ना बेटा। अब बेटा इसके बाद ये तो 2 रेंज होगी, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने डिटेल में बात की है। और डिटेल में बात इसलिए की जाती है बेटा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जनरली आते हैं। केवल कहानियां लिख देने से क्या होगा? मैंने एक बार कहानी कर दी, ये है बस फालतू। जो प्रैक्टिकल थॉट है, जो प्रैक्टिकल बातें नहीं करेंगे तो आपको क्या समझ आएगा? एक्सरे आपने भी कराया है, ठीक है, आपने गामा रेज को नहीं यूज किया है, लेकिन जब आप बताएंगे वो चीजें तो दिमाग में रहती हैं कि हाँ भाई ऐसे भी होता है। अब हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम हर रोज उन चीजों को देखते हैं, पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी 0 होती है। उस चीज को समझने की कोशिश करना है। एक्सरे की मशीन सबने देखी है,
जब रेंज निकल के आती है, कभी कोई जरा सी कोई आपने लाइट, कुछ साउंड, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी तो नहीं होता। मशीन ऑपरेट करने का तरीका क्या है? क्या रेंज रखी हुई है आपने वेवलेंथ की, क्या रेंज रखी है फ्रीक्वेंसी की? रेडियोलॉजिस्ट इसी बात को तो ऑब्जर्व करेगा। तो ये तो बात थी बेटा एक्सरे। अब बात करता हूं मैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को समझना जरूरी है, इसके बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। अल्ट्रावायलेट की यदि मैं रेंज की बात करूं तो ये 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो गया, जो हम बात कर रहे थे पहले 3 × 10⁻17, तो इसमें 10⁻17 तो नहीं होती, 10⁻14 से शुरू होती है और 10⁻17 तक जाती है। ये हॉट बॉडीज इन्हें जनरेट करती है, कुछ बल्ब्स आते हैं हॉट बॉडीज में, जैसे सन, जैसे मैंने कहा था अभी कि जो कॉस्मिक रेज है, यूवी रेडिएशन, विजिबल एज वेल एज इंफ्रारेड, ये ऑल आर द कॉस्मिक रेज एंड द सोर्स इज सन। सन अल्टीमेट सोर्स होता है यूवी रेडिएशन का, लेकिन हम आर्टिफिशियली कुछ लैंप वगैरह से भी यूवी रेडिएशंस एमिट कराते हैं। इनका पर्टिकुलर कोज क्या होता है यूवी रेडिएशन का, कि जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, जब एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर इनर शेल होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। तो जो एनर्जी लेवल में थे उससे वो लोअर एनर्जी लेवल में आ गए और वहां से यूवी रेडिएशंस एमिट होते हैं, हॉट बॉडी जनरेट करती है। ये भी कॉज ऑफ कैंसर है, इससे स्किन कैंसर हो जाता है। जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है वहां पर बेटा स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है। ये यूजफुल बहुत ज्यादा है। जितने भी एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया हैं वो सबको किल कर देते हैं। आपके घर में आरओ सिस्टम है, उसके अंदर एक यूवी ट्रीटमेंट होता है, तो वो जितने बैक्टीरिया होंगे उन्हें मार देगा। ऑपरेशन थिएटर, ओटी में, लॉन्ड्रीज, उनमें सब में यूवी रेडिएशन यूज करते हैं। हल्की इंटेंसिटी के साथ यदि यूवी रेडिएशन वॉश करते हो तो उसमें बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। दूसरा, ये फेक करेंसी को चेक करने के लिए जब नोट को चेक करते हैं तो आपने देखा होगा किसी के पास लाइट सी होती है, उसे ऐसे डाल के देखते हैं। तो फेक करेंसी में यदि यूवी रेडिएशन है तो एक जो एक्चुअल करेंसी होती है उसका एक पर्टिकुलर कलर आएगा। फेक करेंसी में वो अलग अलग कलर्स होते हैं और वो उसे पहचान लेता है यूवी रेडिएशंस को। यूवी रेडिएशंस को, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उन्हें ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो डिप्लेट हो रही है, इसका मतलब पहले वो थिक थी और वो धीरे धीरे थिन हो रही है। तो यूवी रेडिएशन अब ज्यादा निकल के आ जाते हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं, कैंसर वगैरह की इसलिए ज्यादा हो रहे हैं। जब वो थिक थी तो थिक होने का मतलब आपको पता है CCl4, जितना कार्बन हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ओजोन जो होगा वो रिएक्ट करके एक लेयर को थिन कर देता है। और जो ओजोन लेयर आपको पता है 40 से 50 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो ओजोन लेयर आ जाती है। तो ओजोन इन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ अमाउंट में ही ये नीचे आते हैं, जबकि वो भी गॉड ने कुछ इस तरह की, नेचर ने इस तरह की सिचुएशन जनरेट की है कि केवल इतनी इंटेंसिटी क्या है जितने की आउटर में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब डेड होते हैं। तो बैक्टीरिया को डेड करने के काम आता है बेटा लॉन्ड्रीज में। और कुछ लोग तो जो होते हैं यूटेंसिल्स भी इसी से वॉश करते हैं हाई इंटेंसिटी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नुकसानदेही होंगी, सब कुछ बेनिफिशियल भी होती है।
तो बेटा ये अभी तो 2 ही बात की थी, ये 3 बस क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। बाकी मैंने पीडीएफ आपको भेज दी थी, एक बार मैं फिर समझा दूंगा। और थर्सडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो सैटरडे को न्यूमेरिकल्स के साथ। और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया है वो इसे करें और जो क्वेश्चन करें। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग